सभी को नमस्कार। कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। तो कुछ औपचारिक बातें हैं कि सभी लोग सत्र के दौरान अपने आप को म्यूट रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। और अंत में जिसके कुछ प्रश्न होंगे तो वह अनम्यूट करके पूछ सकता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, पहले भी दी गई थी, फॉलो करेंगे। तो मैं पुनः शुरू करता हूँ। सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो भी अपडेट्स हुए हैं, जो भी रिफॉर्म्स हुई हैं, उनकी अपडेट्स और आपकी कुछ क्वेरीज कि कैसे क्रियान्वयन में कार्य शुरू करना है, विद्यालय के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं, एजुकेशन में हम लोगों को क्या करना है, इन सबको लेकर हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। और क्योंकि शिक्षा इस देश की नींव है और नीतियां लगातार शिक्षा में बदल रही है, जिसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्यक्ष उदाहरण है। और इसी पर हम सबको मार्गदर्शन हेतु आज हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार जी जुड़े हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रचारक, वर्तमान में आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंत्री, पूर्व में जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती। और आप एक लंबे समय से विद्या भारती के वर्तमान में अखिल भारतीय मंत्री का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं और आपका केंद्र नई दिल्ली है। मैं माननीय शिव कुमार जी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी अब पिछले कुछ समय में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके समक्ष हमारे विद्यालयों को जानकारी देंगे। तो हम उस तरफ अग्रसर हो जाएंगे। हमारे इस सत्र में माना से लेकर मुंशियारी और पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यालय जुड़े हैं, जहां पर हम अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बुलंद कर चुके हैं। अब मैं माननीय निवेदन करूंगा पुनः शिव कुमार जी से। और शिव कुमार जी, धन्यवाद। ऐसा है ना, अभी ये लोग कुछ क्या कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने के लिए, क्या क्या किया है, थोड़ी वो जानकारी जरा प्रारंभ में आएगी तो ठीक रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में, आवाज आ रही है मेरी? राष्ट्रीय जी, शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में विद्यालय स्तर पर विद्या भारती में सभी आचार्यों का प्रशिक्षण करने की पहले अपेक्षा की गई थी। उसके आधार पर अपने उत्तराखंड में क्या क्या हम लोग अभी तक गतिविधियां कर रहे हैं, थोड़ी जानकारी होगी तो उसके बाद फिर आगे के विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सुनाई दे रही है सभी को? जी, आवाज आ रही है। लोकेंद्र जी भाई साहब अगर जुड़े हैं, जो जो अपने प्रशिक्षण संबंधी कुछ कार्य हुए हैं, उस पर अगर आप जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा कि हम कहाँ संकुल स्तर तक हम कहाँ पहुंचे हैं। जी। हाँ, प्रणव साहब, लोकेंद्र बोल रहा हूँ। जी। भाई साहब, इसके पहले संकुल स्तर पर प्रशिक्षण हुए हैं, विद्यालय स्तर पर भी कई बार प्रशिक्षण हो गए हैं। खास करके जो डिजिटल की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें अभी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक आचार्य जो है मेल करना, आईडी अपना प्रोफाइल बनाना, मेल भेजना, माने अधिकतर काम हम मेल और डिजिटल के माध्यम से करें, ऐसा प्रयास चल रहा है। और पिछले वर्ष से जो हमारा जो आचार्य पत्र वाचन होता है संस्कृत परियोजना के अंतर्गत जो है, उसको भी हमने एक माध्यम बनाया कि प्रत्येक आचार्य का प्रेजेंटेशन उसके माध्यम से करा करके। और हमारे जो आचार्य हैं, हमने अभी थोड़ा सा उसमें ऑप्शन रखा था कि जो कम से कम 50 से नीचे वाले हैं वो तो कम से कम इसमें सब एक्सपर्ट हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में उसको व्यवस्था करें। अभी जैसे हमारे यहाँ पर है बीएचएन में, तो डिजिटल क्लास की भी लगभग हमारे मैनेजमेंट में पास हो गया, तो हम इसी सत्र में कम से कम 3-4 हम डिजिटल क्लास प्रारंभ कर देंगे। इस सत्र की हमारी प्लानिंग है। अभी थोड़ा सा एक दो कार्यक्रम इसमें आ गए थे, इस कारण से थोड़ा हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी सत्र में हमारे कम से कम 4 जो है डिजिटल क्लास प्रारंभ हो जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के स्तर पर जो प्रयास हो रहा है, अच्छी बात है। मैं ये जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पिछले 1-1.5 वर्षों से विद्या भारती में, और वैसे 29 जुलाई 2020 को जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पब्लिक डोमेन में जो लॉन्च की गई, तो उसके बाद से अपने उत्तराखंड प्रांत में जो हम इसके क्रियान्वयन में 3 चरण रहते हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समझ हमारे सभी आचार्यों को आए, कुछ नई टर्मिनोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो एक बार समझनी चाहिए। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक मेजर रूप से क्या बदलाव किए गए हैं, वो बात ध्यान में आए। पूरी शिक्षा नीति का कॉन्सेप्ट समझ में आना एक बात है,
शिक्षा नीति में जो बेसिक चेंज हैं वो समझ में आना दूसरी बात है, और उसको क्रियान्वयन के धरातल पर हमने क्लास टीचिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए, या अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, या डिजिटल एजुकेशन के आधार पर जो अभी आपने बताया उसके आधार पर कुछ करने के लिए हमने क्या क्या प्रयास प्रारंभ किए हैं, ऐसी तीन बातों पर थोड़ी जानकारी अगर आप लोग देंगे तो फिर आगे के विषयों पर थोड़ी डिटेल चर्चा करने की ये व्यवस्था सुविधाजनक रहेगी। भाई साहब प्रणाम। मैं देवी प्रसाद हूँ भाई साहब, गोस्वामी गणेश दत्त उत्तरकाशी से बोल रहा हूँ। भाई साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में गत वर्ष पूरे सत्र शैक्षणिक सत्र में अपने विद्यालय में संकुल और विद्यालय स्तर पर जो है हमने जो एनईपी के 16 बिंदु हैं का एक प्रशिक्षण किया। इस वर्ष हमने और उसके 4 बिंदुओं को लिया है और उसको पाठ योजनाओं में सम्मिलित करते हुए तैयार किया है। उसमें जैसे जॉयफुल लर्निंग है, क्लास कक्षा कक्ष के अंदर अध्यापक अपने पाठ योजना में सम्मिलित करते हैं। लर्निंग आउटकम्स है और जो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है और मूल्य आधारित शिक्षा और जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा है। ये 4 बिंदुओं को लेकर के हम कक्षा कक्ष के अंदर गए हैं। The Bluetooth device is ready to pair. ये 4 बिंदु और 5वां इसमें संगीत शिक्षा म्यूजिक के हमने अपने विद्यालयों में नियुक्ति भी की है और म्यूजिक को हाई स्कूल तक कंपलसरी भी एक सब्जेक्ट के रूप में रखा है। तो ये 5 जो विषय हैं इनको लेकर के हम एनईपी के कक्षा कक्ष के अंदर गया, उसका क्रियान्वयन हमने प्रारंभ कर दिया है। बहुत अच्छा बताया आपने। एक तो जो प्रारंभ का मैंने मूल विषय जिसकी अपेक्षा की गई थी कि हमारे जो उत्तराखंड के सभी आचार्य हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समझ विकसित करना, ये पहला आधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 प्रकार की बातों का जो एक आग्रह किया गया है। पहला है ये पूरी शिक्षा नीति का जो आधार है, अंग्रेजी में जो हम वाक्य बोलते हैं, ये बैकग्राउंड आवाज क्यों आ रही है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक अपेक्षा की गई है, अंग्रेजी में जो एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है कि एजुकेशन मस्ट बी कमिटेड टू प्रोग्रेस एंड रूटेड टू कल्चर, अर्थात शिक्षा जगत में जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम शोध हो रहे हैं, नवीनतम जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं और विश्व की प्रगति के लिए जो कुछ भी अपेक्षा ज्ञानात्मक दृष्टि से होती है, तो कमिटेड टू प्रोग्रेस। लेकिन ये जो रूटेड टू कल्चर है, ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मूल एक प्रेरणा स्रोत है और प्राणिक आधार है। इसलिए भारत केंद्रित शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। तो अपने को एक तो ये सावधानी हमेशा रखनी पड़ेगी कि हम कोई भी विषय की टीचिंग अपनी क्लास में कर रहे हैं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो कुछ भी पढ़ा रहे होंगे या मानविक की विषय पढ़ा रहे होंगे या भाषाओं का संप्रेषण कर रहे होंगे, वो सब पढ़ाते हुए हमारे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की मन स्थिति ये भारत के साथ कहाँ जुड़ रही है। जो भारत की भारतीय वाङ्मय की जो पुरानी विरासत है, भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार हैं, भारतीय संस्कृति का प्रेरणा का जो केंद्र है वो आध्यात्मिकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना है। तो ये जो भारतीय संस्कृति के जो प्राण बिंदु माने जाते हैं, देखिए जो नॉलेज का विषय है ये वर्ल्डली होता है, ये वैश्विक होता है, ज्ञान हमेशा वैश्विक होता है, परंतु संस्कृति अपने अपने देश की अलग अलग होती है। तो प्रोग्रेस की जब हम बात करेंगे तो विश्व के स्तर पर हमारा देश कितना प्रगति शिक्षा के माध्यम से जो भी हम समाज की रचना कर रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश की प्रगति में कैसे सहायक सिद्ध हो रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जहां उसका संकेत करने का प्रयास किया गया है। 2020-29 जुलाई को ये लॉन्च हुई और 2040 यानी एक अपेक्षा की गई है कि विद इन 20 ईयर्स, 20 साल की फ्रीक्वेंसी में, अभी 2020-21 के सत्र में कोरोना के कारण से 1 साल विलंबित हो गया,
लेकिन अगर 22-23 के सत्र की बात अगर हम करेंगे तो 2022-23 के सत्र में जिसने शिशु कक्षा में यानी विद्या भारती की भाषा में कहेंगे तो अरुण कक्षा में जिसने प्रवेश किया है वो 2040 में अपनी औपचारिक शिक्षा पूर्ण कर लेगा। एक 18 वर्ष की शिक्षा के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च इत्यादि करने के बाद जब वो समाज में एक सक्षम नागरिक के नाते से बनकर के खड़ा होगा तो उस समय हमारे देश की प्रगति का केंद्र है क्या वो, ये एक विचार करने का है। दूसरा विचार इसी के साथ में करने का है कि हमारे देश की सांस्कृतिक मनस्थिति उसकी बनी कि नहीं बनी, हमारे देश की परिकल्पनाओं के साथ उसका मन जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अभी तक की शिक्षा नीति में जो समस्याएं थी या हमारी पाठ्य पुस्तिकाओं में जो समस्याएं थी उनका अध्ययन करने वाला विद्यार्थी वो धीरे धीरे भारत के प्रति समर्पण, भारत के प्रति सोच, भारत के प्रति श्रद्धा, भारतीय मानबिंदुओं के प्रति अपना अंतःकरण की एक, जिसको हम कहते हैं कि कनेक्टिविटी, वो जोड़ने की बजाय वो विश्व के धरातल पर कंपैरिजन करता था तो भारत को बहुत बौना इस प्रकार का मानता था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब हम भारत केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं तो भारतीय ऋषि मुनियों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो भी नए नवीनतम उस कालखंड के आधार पर शोध किए होंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं तो बात जरा और स्पष्ट होगी। मैं अभी एक भारद्वाज मुनि का वैमानिक शास्त्र है, लगभग 3500 साल पहले उसको लिखा गया, उसका अध्ययन कर रहा था तो उसमें संस्कृत में एक शब्द का प्रयोग हुआ, शिखिर ग्रीवा। सामान्य रूप से संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि शिखिर का मतलब है मोर, ग्रीवा का मतलब गर्दन। तो उसको अध्ययन करते समय मेरे मन में कौतूहल हुआ, मेरे मन में एक अलग प्रकार की जिज्ञासा हुई कि भारद्वाज जी जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने विमान बनाते समय शिखिर ग्रीवा यानी मोर की गर्दन ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा। बाद में संस्कृत के कुछ ज्ञाताओं से मैंने जब चर्चा की तो बात स्पष्ट हुई। मैं भी मूलतः संस्कृत का बहुत जानकार नहीं हूं, तो मैंने जब बाहर के ऐसे जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, अपने संस्कृत भारती के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो शिखिर ग्रीवा है ये कॉपर सल्फेट है। लगभग 3500 वर्ष पूर्व भारद्वाज मुनि जो एक बड़े विमान शास्त्र के ज्ञाता थे वो जब बता करके गए तो कॉपर सल्फेट की चर्चा करते हैं। आज 3500 साल बीतने के बाद भी जब चाहे सामान्य एक छोटा हेलीकॉप्टर बनता हो या कोई चंद्रयान, मंगलयान ऐसा कोई बनता हो, उसकी जो आउटर लेयर है वो कॉपर सल्फेट से पॉलिश की जाती है। कारण कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है, सूर्य की जो रश्मियां रहती हैं, उन गर्मियों को, उस रश्मियों को, उसका जो एक बैड इफेक्ट होता है उससे बचाने के लिए सबसे सशक्त साधन कॉपर सल्फेट है। अब ये हमारा आज का अध्ययन करने वाला, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम ग्लाइडर बंदूक की बात करते हैं, हम विमान के आधार पर दुनिया भर की चर्चाएं करते हैं, सूर्य की रश्मियों की बात करते हैं, अल्ट्रावायलेट की रेज की बात करते हैं, लेकिन भारद्वाज मुनि इसके बारे में 3500 साल पहले क्या करके गए, क्या बता करके गए, जो आज भी इतने समय बीतने के बाद भी उस वैज्ञानिक दृष्टि से एक्सेप्टेबल है, स्वीकार युक्त है और आज भी पूरा विश्व उस प्रकार के तंत्र में उसका प्रयोग करता है। आज के विद्यार्थी को ये जानकारी नहीं होती तो उसको लगता है कि भारत में इस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टि से कोई काम ही नहीं हुआ होगा। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक अपेक्षा की गई है कि ऐसे विषयों का जानकारी हमारे आचार्यों को प्राप्त करने, सभी प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन उन ग्रंथों के आधार पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, थोड़ा शोध करना पड़ेगा, थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। और अभी जो नवीन पुस्तकें की रचना हो रही है, हम विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक एक सक्रिय भूमिका के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी जो नवीन पुस्तकों की जो रचना हो रही है एनसीईआरटी में, अभी 25, 26, 27 अभी 2 दिन पहले ही उसकी एक कार्यशाला थी जिसमें तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी जो नया पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है उसके आधार पर कंटेंट बनेंगे, यानी पाठ्य सामग्री बनेगी, उसके आधार पर पाठ्य पुस्तक बनेगी। उस पूरे के ऊपर 3 दिन की उस वर्कशॉप के अंदर बहुत सा काम करने का प्रयास किया गया है। अपने यहाँ उत्तराखंड के भी कुछ आचार्य उसमें थे
उनको उसकी थोड़ा डिटेल जानकारी होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें इन सभी प्रकार के जो भारतीय पिछले 2, 2.5, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार वर्षों के अंदर इस शिक्षा जगत में जो भारतीय ऋषि मुनियों ने काम किए हैं। जब हम केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या हिंदू केमिस्ट्री जो प्रफुल्ल चंद्र रे जिसके राइटर थे उसके मालूम है क्या? हम अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं। तो एमजी बोकरे ने जो हिंदू इकोनॉमिक्स लिखा है, जो अभी इस पिछले 100 वर्षों की पूरे अर्थशास्त्र की जगत के अंदर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एक पुरानी चीज हो गई, लेकिन अभी तुरंत अभी पिछले 40-50 वर्षों के अंदर ही एमजी बोकरे के नाम के जो एक बड़े अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने हिंदू इकोनॉमिक्स लिखा, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो क्या उस अर्थशास्त्र के बारे में हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला आचार्य जानता है क्या? और उसको बताते समय पाठ्य पुस्तक में उसका एग्जाम्पल का प्रयोग करता है क्या? उसमें से कुछ अंश निकाल करके विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे आएगी? तो ये जो पद्धतियां हैं, ये हमारी क्लास टीचिंग का पार्ट कैसे बने? मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा प्रयास अगर कहीं कुछ प्रारंभ हुआ हो तो थोड़ी जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए, कहीं कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है क्या इस प्रकार का? भाई साहब, लोकेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बताइए लोकेश जी। जी भाई साहब, पिछली बार भाई साहब तब मैं पौड़ी जिले में था, तो हमारे संकुल में हमने कोशिश करी थी कि जैसे आपने ये विषय रखा ना कि भाई भारत की जो पुरानी परंपराएं हैं उनके साथ हमारा शिक्षण जुड़े किसी तरह से जो है, उसका विषय आया था। तो हमने प्रयास तो किया था, लेकिन अभी जो वैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे प्रशिक्षण तो काफी हो गए इसमें, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद इस दिशा में अभी हमारे आचार्य अभी कम बढ़ रहे हैं। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अभी हम इस दिशा में थोड़ा पीछे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या है, इसके लिए एक व्यवस्था निर्माण करनी पड़ेगी। प्रांत स्तर पर कोई एक ऐसी, जो पुराने ऐसे अनुभवी आचार्य हैं और जो अपने विषय के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो थोड़ा विचार विमर्श करें और पहल करें, जरा लीड रोल प्ले करें। अलग अलग विषयों के बारे में, भाषा के विशेषज्ञ हैं वो भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, अन्य अन्य जो मानविकी विषय हैं वो उसके बारे में प्रयास करेंगे, इतिहास के जो हमारे आचार्य हैं वो इतिहास के बारे में, जो विज्ञान के आचार्य हैं, ऐसे अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी पढ़ाने का अनुभव, जिनका एक 15 साल के आसपास या उससे अधिक कालखंड का हो गया है, तो उनको एक सुविधा होगी। देखिए, आज के समय में सभी प्रकार का साहित्य उपलब्ध है, वो प्रिंटिंग मटेरियल के नाते से भी है, सॉफ्ट कॉपी के नाते से भी है, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के नाम पर, देखिए केवल पुस्तकीय आधार पर अगर हम सीमित रहेंगे और केवल पुस्तकों में जो लिखा है केवल उतना पढ़ा देना, एग्जाम पास करवा देना, इससे काम नहीं बनने वाला। अगर हमें लीड रोल प्ले करना है और पूरी शिक्षा नीति के आधार पर जो परिवर्तन विद्या भारती अपेक्षित कर रही है अपने विद्यालयों में, उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा बर्डन लेनी पड़ेगी। और जो हमारे इस जो शिक्षा का वांग्मय पुराना है, उसमें कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, केंद्र के स्तर पर बहुत सी चीजों को हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। आप चाहेंगे, आपकी अपेक्षा होगी तो वो भी आपको रेफरेंस उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। कुछ कंटेंट के नाते से हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करवाई जा सकती है, परंतु उसका अध्ययन करना और उसको कैसे कक्षा शिक्षण में जोड़ना, ये जो को करिकुलम एक्टिविटीज के नाते से सह पाठ्यक्रम, जो सह पाठ्यचर्या क्रियात्मक अपेक्षा है, उस पर कुछ प्रयास करने के लिए अपने को कुछ नई चीज सीखने की मनस्थिति बनानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे एक मन स्थिति स्थिर हो जाती है। हम 8वीं में पढ़ा रहे हैं, 12वीं में पढ़ा रहे हैं, 11वीं में पढ़ा रहे हैं या 9वीं में पढ़ा रहे हैं, तो अपने को लगता है कि बस इतनी सी बात बता देनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके आधार पर इवेल्युएशन होगा और परीक्षा पास हो जाएंगे, हमारा काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर जो परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं हम, वो परिवर्तन तभी संभव होगा जब हम आचार्य बंधु भगिनी इस पर थोड़ा इनिशिएटिव लेने का प्रयास करेंगे। एक तीसरी बात पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ा परिवर्तन इवेल्युएशन सिस्टम में आने की बात आई है। देखिए, 2 शब्दों का प्रयोग किया है। एक है होलिस्टिक डेवलपमेंट,
एक है ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास और समग्र विकास। जब हम पंचपदीय शिक्षा पद्धति की बात करते हैं वो शिक्षण मेथोडोलॉजी का पार्ट है, लेकिन जब हम पंचकोशात्मक शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो वो क्रमिक विकास के आधार पर शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सभी प्रकार के, यानी अन्नमय कोश से लेकर के और आनंदमय कोश तक सभी प्रकार के, तो सर्वांगीण विकास और समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये हो रहा है कि नहीं, और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। हमारे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास हो और समग्र विकास हो, वो दृष्टि के नाते से भी है, वो विचार के नाते से भी है, वो मन की उदात्त भावना के नाते से भी है, और वो ज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर नेतृत्व की क्षमता विकास करने के आधार पर भी है। तो ये एक जो पक्ष इस बार विद्या भारती, क्या नाम, अपनी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, विद्या भारती में तो बहुत सी चीजें हम पहले भी कर रहे थे। योग आधारित शिक्षा की बात है, 5 आधारभूत विषयों को लेकर के जो हम काम करते हैं उसकी बात है, पंचकोशात्मक विकास की बात है, यह पंचपदी शिक्षण पद्धति अदिति से लेकर के और प्रसार तक 5 पद्धतियों की बात है। इसमें से बहुत कुछ चीजें हम पहले करते थे, लेकिन बीच के कालखंड में धीरे धीरे कुछ चीजों में डायल्यूशन आ गए हैं। थोड़ा सा जो जितना प्रभावी करना चाहिए था उसमें कुछ भिन्नता आ गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सभी प्रकार की शब्दावली पेडागोजी के लिए दी गई है, और जो चैप्टर 4 है जिसमें शिक्षक शिक्षा, यानी हम आचार्य बंधु भगिनी को जो नया सीखना है, उस दृष्टि से भी 4थे अध्याय में, शिक्षक शिक्षा के अध्याय में, इन सभी प्रकार की बातों को उसमें समाहित किया गया है, समायोजित किया गया है, क्रियान्वयन की पद्धतियां बताई गई हैं। ये एक थोड़ा सा विचार करेंगे तो इसके पैरेलल 360 डिग्री असेसमेंट, यानी जो इवेलुएट करने की बात है, अभी तक की पद्धति में क्या है, पेपर पेन की परीक्षा, हमने प्रश्न पत्र का निर्माण किया, उसमें कोई अति लघु लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय से लेके और दीर्घ उत्तरीय तक, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते थे, और उन निर्माण के आधार पर जो बच्चा विद्यार्थी जो उसका उत्तर देता था, हमें मूल्यांकित कर देते थे कि ये 40% वाला है या 90% वाला है। लेकिन अब ये, जैसे इमोशंस का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो कैसे करेंगे, ये पेपर पेन से संभव नहीं है। ये जो विद्या भारती में पहले से एक शब्दावली हम लोग बोलते चले आए हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन वाला जो पक्ष है, ये 360 डिग्री असेसमेंट का आधार बनेगा। इस नाते से उस पुरानी बातों को पुनः याद करना पड़ेगा अपने को। विद्या भारती में अभी पिछले 10, 12, 15 वर्षों के अंदर जो नए आचार्य आए हैं, उसमें से बहुत से लोगों ने शायद उस सतत और व्यापक मूल्यांकन की शब्दावली पर शायद अधिक काम किया होगा कि नहीं किया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर प्रशिक्षण का भाग वो नहीं रहा है तो इस पर काम करने की संभावनाएं बड़ी न्यूनतम रही होंगी। उन सभी आचार्य बंधु भगिनी को जो पिछले 10, 12, 15 वर्षों में आचार्यत्व का दायित्व निभाना प्रारंभ किए हैं, उनको इनिशिएटिव लेकर के इस 360 डिग्री असेसमेंट, देखिए ध्यान में रखिएगा आप, ये इवेल्युएशन नहीं है, असेसमेंट है, मूल्यांकन नहीं है, आकलन है। तो ये जो आकलन है, ये आकलन करने की पद्धति ये क्लास टीचिंग के साथ ही कोरिलेट करती है। जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रश्नोत्तर के आधार पर कुछ अच्छे जो ज्यादा समझने वाले बच्चे होंगे वो हाथ उठाते हैं, वो अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं। धीरे धीरे पढ़ाने वाला आचार्य ये जान जाता है, हमारी 50 बच्चों की कक्षा के अंदर ये 15 बच्चे ये 80% से प्लस वाले हैं, ये 5 बच्चे 90% से प्लस वाले हैं, तो नियर अबाउट इवेलुएट कर लेता है हम। लेकिन एक्यूरेसी के धरातल पर जब हम जाएंगे तो 360 डिग्री असेसमेंट, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात आई, यानी सर्वांगीण विकास और सतत विकास की जो बात है, उसी प्रकार से मूल्यांकन करने की भी बात, उसी प्रकार से उसका आकलन करने की भी अपेक्षा है। तो मुझे लगता है कि ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट है, इसका 360 डिग्री असेसमेंट की जो बात आई है, इस विधा को भी अपने को ठीक से अभ्यास के आधार पर सीखना पड़ेगा। इस पर कोई अपना परीक्षा जो पद्धति है या उत्तराखंड के अंदर जो परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण वगैरह करने वाली जो हमारे अपनी टीम है,
वो भिन्न भिन्न समय में प्रशिक्षण वर्ग लगाती है। इसमें कुछ काम प्रारंभ हुआ है क्या कहीं, तो बताइए। कोई अल्मोड़ा से मनोज रियाल जी जुड़े हैं, अपना बहुत से लोग जुड़े हैं, कुछ भी। जी बताइए। प्रणाम पैसा मनोज मसूरी से। दरअसल अपने कक्षा शिक्षा में जो आपने पहले विषय रखा था कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर कुछ शिक्षण करें। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, थोड़ा सा जरा माइक को ठीक करिए अपना। अब आ रही है वैसा? हाँ नहीं, आवाज आ तो रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, सिग्नल की थोड़ा समस्या रहती है वैसा पहाड़ों में, तो उस कारण से थोड़ा नेटवर्क को होगा। मैं ये कह रहा था वैसा कि हमने जो अपनी भारतीय भारतीय परंपराओं पर आधारित जो ज्ञान का जो शिक्षण का जो प्रकार है, वो अपने प्राथमिक कक्षाओं में तो सामान्यतः हम रखते ही हैं कि स्थानीय स्तर पर जो किसी प्रकार की हमारे लोग हैं जो जिनका कोई ना कोई समाज में किसी प्रकार का प्रभाव रहा है, उसको हम अपने कक्षा शिक्षण में सम्मिलित करते ही हैं। ऐसी जूनियर कक्षाओं में भी करते ही हैं। अभी जो आपने कहा सर कि प्रश्न पत्रों का निर्माण भैया बहनों के उनका 360 एवल्यूशन करने की दृष्टि से, तो अभी प्रश्न पत्र निर्माण कार्यशाला में हम इन सब चीजों को रखते हैं कि छोटे छोटे प्रश्नों को दिया जाए और जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से अलग भी उनका सामाजिक ज्ञान कितना है, उनको समाज के प्रति अपनी संवेदना कितनी है, उनकी अपने कर्तव्य के प्रति उनकी जागरूकता कितनी है, इस आधार पर भी कुछ प्रश्न पत्रों का निर्माण हम अपने प्रांत में कर भी रहे हैं। और विद्यालय स्तर पर भी जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में हम जब प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं तो अपने आचार्य बंधुओं को इस प्रकार का दिशा देते हैं कि भाई इस प्रकार के प्रश्नों को भी पाठ्यक्रम से अलग भी इन प्रश्नों को रखा जाए, ताकि हम भैया बहनों का जो सर्वांगीण विकास है या समग्र विकास है उसकी कहीं कुछ अपनी संकल्पना को पूर्ण कर सके। ठीक है, आप बहुत आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं उसके आधार पर ये जो भी कुछ प्रयास किया जा रहा है वो बातें सही है। लेकिन जैसे कुछ मुद्दे रहते हैं ना, जैसे पेपर पेन की परीक्षा के आधार पर हम केवल बौद्धिक जानकारी का मूल्यांकन कर पाते हैं। हमने प्रश्न दिए, प्रश्नों के आधार पर बच्चे उसके अंदर उत्तर लिखते हैं, तो विद्यार्थियों के उत्तर का जब हम आकलन करते हैं तो उसमें बहुत अधिक जो प्रतिशत है वो बौद्धिक ज्ञान का आधार रहता है। लेकिन एक भावात्मक विकास हो कि नहीं, अपने यहाँ 5 आधारभूत विषयों में नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा की बात आई है, तो उसकी नैतिकता का विकास, उसकी आध्यात्मिकता का विकास ये हो रहा है कि नहीं, इसका मूल्यांकन आप पेपर पेन के आधार पर नहीं कर सकते। वो जब एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट की बात आएगी तब हमको ध्यान में आएगा कि इसके पूरे ओवरऑल लाइफ के अंदर उस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं। कल्पना कीजिए जरा, एक विद्यालय के अंदर 9वीं 10वीं की कक्षाएं भी चल रही हैं और वहां दूसरी तीसरी कक्षा की कक्षाएं भी चल रही हैं। जब मध्यावकाश होता है तो 9वीं 10वीं के बच्चे थोड़ा सा बड़े रहते हैं, क्षमतावान होते हैं, शारीरिक दृष्टि से ज्यादा सक्षम होते हैं, और वहीं उसी मध्यांतर में भोजनावकाश में दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे भी बढ़ रहे हैं। तो पानी पीते समय टोटी के पास में गए या और किसी क्रिया के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमारे ये 9वीं 10वीं के बच्चे उन छोटे भैया बहनों को प्राथमिकता दे करके सहयोग करते हैं क्या? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं इसका मतलब उसकी नैतिकता का विकास नहीं हुआ अभी। तो कहीं ना कहीं उसके मन स्थिति में अंदर अपने शरीर की क्षमता का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना, यही अभी मानसिकता बनी हुई है, ये उसमें से प्रतिध्वनित होता है। वो असेसमेंट ये ओवरऑल होगा। और इसको एक, जैसे हम लोग पहले के एक समय में, आज के 25-30 साल पहले केवल पास और फेल या अंक सीट ऐसी नहीं बनती थी, प्रगति पुस्तिका बनती थी जिसमें उसके जीवन का, चरित्र का, भावनाओं का, सभी प्रकार के पक्षों के बारे में अंक दिए जाते थे। तो धीरे 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 वो जो उसी प्रकार की पद्धति है, क्या हुआ, ठीक जा रहा है क्या है, क्या हुआ है? आपकी आवाज जा रही है सर। तो उसी प्रकार से फिर से धीरे धीरे अपने को
उन सभी प्रकार की विधाओं का, देखिए क्या है, दृष्टिकोण वही रहेगा, परंतु उस दृष्टिकोण में क्रियान्वयन करने के लिए जो इसमें लेटेस्ट कुछ एक्टिविटीज आई हैं, विशेष करके ये जो प्रारंभ में जहां से हम लोगों ने किया था डिजिटल प्लेटफॉर्म, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए, उस प्रौद्योगिकी का विकास करते हुए, लेकिन इस मूल विरासत के अंदर ये इस सभी प्रकार की जो पंचकोशात्मक विकास है, नैतिक आध्यात्मिकता का विकास है, उन सभी प्रकार की बातों का समायोजन होगा। अब हम जिस जो विद्या भारती के लक्ष्य में जो एक कल्पना की है कि भी हमें ऐसी ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है, वो पीढ़ी वो हिंदुत्वनिष्ठ है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने वाली है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों से विभूषित जिस पीढ़ी की रचना की हम बात कर रहे हैं, एक अच्छी बात यह है, हम सब के लिए आनंद का विषय है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन सभी प्रकार की बातों को, शब्दावली भिन्न होगी लेकिन भाव वही है, उसी प्रकार के भावों को ध्यान में रख करके अब केवल विद्या भारती नहीं तो संपूर्ण शिक्षा जगत के अंदर, वो सरकार के विद्यालय होंगे या और अन्य प्राइवेट संस्थानों के द्वारा चलाए जाते होंगे या विद्या भारती के द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय होंगे, सभी में ये बातें धीरे धीरे क्रियान्वयन के धरातल पर आएंगी। इसकी बाध्यता, ये मैंडेटरी, ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हो गया है। हम सब लोग पिछले 70-71 वर्षों से विद्या भारती इस फील्ड में काम करती है, तो हमारे पास अनुभव की विरासत है। हमने बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए इन सब विधाओं के बारे में। उन एक्सपेरिमेंट्स को हम आज के कक्षा शिक्षण के साथ कैसे जोड़ें, ये एक मुख्य मुद्दा है जिसके बारे में अपने को विचार करने की आवश्यकता रहेगी। जी बताइए। हरगोविंद सुयाल, कोई प्रश्न है? धारचूला, मुंशियारी, कुछ भी आप संबंधित? हाँ भाई साहब प्रणाम, मैं उत्तरकाशी से ही बोल रहा हूँ, गोस्वामी गणेश से। मेरा एक प्रश्न है भाई साहब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो करिकुलम रिफॉर्म की आजकल काफी चर्चाएं हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था भाई साहब कि करिकुलम कब तक रिफॉर्म हो जाएगा और कब तक हमारे विद्यालयों में अपडेट करिकुलम लगाया जाएगा, इस पर कुछ जानकारी हमें मिल जाती तो। आपके प्रश्न के आधार पर मेरी मन में थोड़ी चिंता पैदा हो गई है मित्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का NCF-SC, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये 1.5 महीने पहले पब्लिक डोमेन में लॉन्च हो चुका है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, लगभग 600 पेज के आसपास का है, NCF-SC इस नाम से। देखिए 2 करिकुलम के पार्ट बने हैं। एक करिकुलम है जो ECCE का है, वो पिछले ही साल हो गया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग भी बन चुकी है। उसके आधार पर क्रियान्वयन के लिए एक्टिविटीज एक आई जिसका नाम रखा गया जादुई पिटारा। हम लोग विद्या भारती में जिसको शिशु वाटिका कहते हैं, शिक्षा नीति के आधार पर वहां बाल वाटिका ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। केवल शब्द भिन्न है जैसे मैंने बताया, परंतु शेष एक्टिविटीज वही है। एक आदर्श शिशु वाटिका के लिए जो 12 एक्टिविटीज की बात आती है विद्या भारती में, वो सभी प्रकार की गतिविधियां उसमें हैं और उसको जादुई पिटारा नाम दिया गया। वो NCF फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी बाल वाटिका शिशु वाटिका के लिए जो था वो पिछले साल हो गया। अभी लगभग 1.5 महीने पहले जो कक्षा, यानी बाल वाटिका कहेंगे तो कक्षा 2 तक आती है, ECC जो है, जो 5+3+3+4 4 जो स्ट्रक्चरल ढांचे जो बने हैं, उसमें फर्स्ट 5 जो है वो अरुण कक्षा से लेके क्लास 2 तक है। अरुण, उदय, प्रभात, कक्षा 1 और कक्षा 2। इसका पिछले साल हो गया, कैरिकुलम बन गया, कैरिकुलम के बाद में सिलेबस आ गया, सिलेबस के बाद में एक्टिविटीज आ गई और एक्टिविटीज के आधार पर जादुई पिटारा इस नाम से उन्होंने पूरा आचार्यों के लिए गाइडलाइंस क्या होंगी, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये पूरा सिस्टम पिछले साल ही लॉन्च हो चुका है। मुझे लगता है कि आप सबने उसका अध्ययन किया होगा, नहीं किया है तो संबंधित लोग उसको तुरंत अध्ययन करें। अभी जो स्कूली एजुकेशन है, यानी क्लास 3rd ऑनवर्ड, तीसरी क्लास से लेके 12वीं कक्षा तक का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCF-SC,
इस नाम पर अगस्त में 19 अगस्त को ये लॉन्च हो चुका है। आप कृपया उसको जरा सर्च आउट कीजिए। लगभग 600 पेज का है, क्योंकि उसमें तीसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी कक्षाओं के सभी विषयों के कैरिकुलम जो है ना, पाठ्यचर्या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो पाठ्यचर्या उसमें दी गई है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप का काम हो रहा है, वो है सिलेबस। सिलेबस भी लगभग लगभग पूरा हो गया है। अक्टूबर के लास्ट तक वो सिलेबस भी पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। सिलेबस के साथ साथ जुड़ी हुई जो चीज है वो कंटेंट है और बुक राइटिंग है। उस पर अभी जो पहली कार्यशाला थी, ये अभी 25, 26, 27 को थी एनसीईआरटी एनआईओएस में, एनसीईआरटी के द्वारा इस पर काम प्रारंभ हो गया है। और अप्रैल 2024 तक अधिकांश पुस्तकें अपने सामने आ जाएंगी। तो आपने जो कैरिकुलम के बारे में प्रश्न किया है, ये 1.5 महीने पहले लॉन्च हो चुका है। कृपया उसको अध्ययन करिए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। जी। कोई अन्य प्रश्न? हमको एक दो प्रश्न और ले सकते हैं, अगर कोई किसी का प्रश्न है। अल्मोड़ा इधर का क्षेत्र बचा है। सर मसूरी से बोल रहा हूँ मैं। अब आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही? बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा सा माइक तो के जरा, या तो थोड़ा माउथ पीस थोड़ा दूर है, या आवाज नहीं आ रही। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हम अपने विद्या भारती के पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी अभी कक्षा शिक्षण करवा रहे हैं, उस आधार पर हमारे भैया बहन मेरिट में अपना स्थान प्राप्त तो कर रहे हैं। लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति जो चल रही है, उसके आधार पर भी हम अपने भैया बहनों का जो भी पाठ्यक्रम तैयार होगा, उसके आधार पर भी शिक्षण रहेगा ही। स्कूली स्तर पर एक अच्छी मेहनत करके हम भैया बहनों को मेरिट में स्थान दिलवा पा रहे हैं। लेकिन जब हम उनको किसी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए तैयार करना चाहते हैं या वहां पर उनसे प्रतिभाग करवाते हैं, तो वहां पर हम कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसके लिए भी कहीं कुछ हमारे स्तर से कहीं कोई कार्य योजना बन रही है क्या? क्या हम अपने भैया बहनों को भी इन प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में भी स्थान दिलवा पाए? देखिए, क्या है कि किसी भी शिक्षा का मूल उद्देश्य तो है एक मनुष्य, पूर्ण मनुष्य का निर्माण करना। यही शिक्षा नीति का उद्देश्य भी है। केवल परीक्षा पास करना नहीं, उसका ज्ञानात्मक पक्ष, उसका भावात्मक पक्ष, उसका आध्यात्मिक पक्ष वगैरह वगैरह सबको मिला करके एक व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी उद्देश्य है। परीक्षाएं पास करना ये उसमें समाहित है, ये स्वाभाविक रूप से अपने आप होगा। तो वो सब चीजें होने लगेंगी। अभी तक के अधिकतम मात्रा हमारी परीक्षाओं के ऊपर डिपेंड थी। परीक्षाओं के ऊपर ही फोकस करके सभी प्रकार के इजनाते से जैसे जैसे आगे के विषय पढ़ते थे, वैसे वैसे के विषय भूलते जाते थे। अभी प्रवास के क्रम में मैं ट्रेन में जा रहा था, हमको एमए हिंदी के विद्यार्थी मिले। तो मैंने उनसे सामान्य रूप से एक सिंपल सा प्रश्न किया कि मैंने कहा ये कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग जो है, क ख ग या च च छ, ये इसको सुना दीजिए जरा। और इसमें से कौन सा तालु से बोला जाता है, कौन सा होस्ट से बोला जाता है, कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि एमए हिंदी के विद्यार्थी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि परीक्षा के लिए पढ़े और परीक्षा में वो पास हो गए और आगे बढ़ गए। तो उसके मूल ज्ञानात्मक पक्ष जो है, उसका व्यवहारात्मक पक्ष है, वो तो जाने ही नहीं। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये ओवरऑल की बात करती है, अर्थात उन सभी प्रकार के पहलुओं को हम जानते समझते रहेंगे। परीक्षाएं पास करना ये तो एक बहुत छोटा उपक्रम है, ये उसमें तो होता जाएगा, स्वाभाविक होता जाएगा। जी भाई साहब, उसमें उनका एक इंक्लूड प्रश्न ये और भी था कि हमारे बच्चे मेरिट लिस्ट में तो आ पा रहे हैं, परंतु जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें हम थोड़ा पिछड़ जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखिए, क्या कुछ। है, जो मेरिट बन रही है ना, वो तो मैंने अभी जो बताया, संकेत किया कि जो परीक्षा पद्धति है उसके आधार पर बन जा रही है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं,
ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स के बीच का जो अंतर है, मैं एक उदाहरण बताता हूं। एक नैतिक आध्यात्मिकता की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ था कि जो शिवलिंग होता है उसकी जो अर्घा है वो उत्तर दिशा में उसका जल प्रवाहित होता है। शिवलिंग की अर्घा की दिशा उत्तर होती है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आया, वो प्रश्न थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया प्रश्न निर्माण करने वाले ने। उसने लिखा कि शिवलिंग के अर्घा की विपरीत दिशा के बाएं दिशा को बताइए। अब जिसने उसका पूरा जानकारी नहीं है, शिवलिंग की अर्घा की दिशा की विपरीत दिशा यानी उत्तर, उत्तर का विपरीत दिशा दक्षिण, और दक्षिण में अगर आप मुंह करके खड़े होंगे तो बायां कौन सा आएगा, बाएं दिशा कौन सी आएगी, ये जानकारी वो केवल किताब पढ़ करके जो मेरिट में आ गया वो नहीं दे सकता। उसकी उस विषय की जो गहराई में जाना चाहिए, उसने प्रैक्टिकल अगर उसका किया होगा कि ये शिवलिंग है, इसकी इधर अर्घा है, इसका विपरीत ये दक्षिण है, दाहिना है, ये दक्षिण है, दक्षिण में मुंह किया तो बाएं तरफ कौन सी दिशा आएगी, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी का पार्ट हुआ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रश्न आते हैं, ये जैसे मैंने एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण दिया जो हम लोग सामान्य जीवन में इसका उपयोग करते हैं, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो प्रश्न होते हैं वो आपकी ज्ञान की गहराई को मापते हैं। केवल परीक्षा के आधार पर दी हुई प्रश्नों की प्रणाली है ना, उससे भिन्न प्रणाली उनकी होती है। तो हमारे बच्चे अगर उस ज्ञान की गहराई के पास तक जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आसानी से पास किया जा सकता है। लेकिन वो फिर एक्टिविटी करवानी होगी, उसमें केवल बौद्धिक पक्ष नहीं है तो व्यवहारिक पक्ष भी आएगा। यानी उस नॉलेज का हम लोग एजुकेशनल ट्राइंगल बोलते हैं। शिक्षा में एक त्रिभुज का बात की जाती है, तो त्रिभुज में जो लेफ्ट कॉर्नर है, जो एबीसी अगर त्रिभुज है तो बी कॉर्नर जो है ना, ये इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का संग्रह, जिसके आधार पर बच्चे मार्क्स लेते हैं, मेरिट में आते हैं, परीक्षा पास करते हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना, इसकी एक विधा है, इसकी एक पद्धति है, ये डेप्थ में जाने से होती है। तो ए बी सी अगर ट्राइंगल है तो बी जो है ये बी एंगल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जो सी एंगल है ये नॉलेज है। क्या हम अपने बच्चों को हाउ टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द नॉलेज, इसकी जो एक पद्धति होती है, इसकी जो विधा होती है, इसका जो सिस्टम होता है, इसका जो पेडागोजी है, शिक्षण कौशल का भाग है, ये हम बता पाते हैं क्या? कि केवल इंफॉर्मेशन तक आएंगे तो मेरिट में तो आ जाएंगे, लेकिन नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करना ये आता है क्या उनको? और केवल इतना भी नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो विजडम है, यानी जो ए है टॉप ऑफ द ट्राइंगल, वो विजडम है, वो विवेक है। वो जो विजडम है वो नॉलेज का भी डेप्थ में जाता है। 10वीं का बहुत अच्छा 100% मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चे को मैथमेटिक्स में मैंने एक झोला दिया और उसको 100 रुपए का नोट दिया और कहा कि सामने ये जो सब्जी मंडी लगी हुई है ना, इसमें 18 ग्राम धनिया लेकर के आइए, 22 ग्राम मिर्चा लेकर के आइए, ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजों की जानकारी दी गई और आपको किलो का भाव पूछना है। सब्जी बेचने वाला जो भी वो बूढ़ी माता जी बैठी थी, उस मैं साथ में खड़ा हुआ था, इसने पूछा कि माता जी धनिया क्या भाव है? तो उसने बताया 20 रुपए किलो। अब 20 तो क्योंकि राउंड फिगर है, तो मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की, मैंने कहा नहीं माता जी थोड़ा कम करिए। तो उसने बात करते करते भैया 17 रुपए किलो दे देंगे। तो 17 रुपए किलो धनिया है तो 18 ग्राम का क्या दाम हुआ? इसके लिए 100% अंक लेने वाला बच्चा कैलकुलेटर खोज रहा था। इसका मतलब पारख तो हो गया, वो मेरिट में तो 100% नंबर ले लिए, लेकिन उस नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करना उसको, यानी व्यवहारिक ज्ञान में कैसे लेकर के आना, ये जब तक नहीं होगा तो मेरिट होल्डर वो अपना ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी होल्डिंग करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। इस नाते से उस वो जो पक्ष है नॉलेज और विजडम, उसकी तरफ अपने को परीक्षा पास करने वाले बच्चों को उधर लेकर के जाने के लिए ज्ञान की गहराई वाला जो पक्ष है, व्यवहारात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, वो सब उसमें जोड़ने पड़ेंगे। जी, कोई एक दो एक अंतिम पूछ सकता है तो अपने पास जी।
हाँ, नमस्कार भाई साहब। बहनों में से कोई नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? इनको मौन धारण करने के लिए बताया गया है क्या? जी बताइए, आप अल्मोड़ा से बहन जी बोल रही हैं? जी बताइए दीदी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। भाई साहब, मैं बाजपुर से बोल रही हूँ, बालिका विद्या अच्छा, मंदिर से। बाजपुर से, जी बताइए। मेरा एक प्रश्न है कि जिस प्रकार से हरिद्वार में एक स्टूडियो बनाया गया है शिक्षकों को अपग्रेड करने के लिए, तो क्या विद्या भारती द्वारा हमारे यहाँ भी बनाया जा सकता है? उससे ऐसा है कि हमारे जो आसपास के और विद्यालय हैं उनको भी लाभ मिल सकता है। क्या पूछा अभिषेक जी? क्या प्रश्न जरा एक बार रिपीट करें, समझ में नहीं आया। मेरा प्रश्न है, जिस प्रकार से हरिद्वार में एक स्टूडियो बनाया गया है आचार्य परिवार को अपग्रेड करने के लिए, तो क्या फिर से बोलो यार। हमारे विद्यालय में भी वो बनाया जा सकता है? हाँ, हमारे विद्यालय बन सकते हैं। नहीं, आप पहल करिए, बन तो नहीं सकता, वो तो हर विद्यालय बन सकता है, उसमें हमें क्या दिक्कत है? थोड़ा पहल आपको करनी पड़ेगी, अच्छा संसाधन भाई अपने साहब। पास में हो जाएंगे। इतना बड़ा देखिए क्या है, सभी स्थानों पर इतने बड़े स्टूडियो और इतने बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं है। ये तो प्रांत में सभी जगह से डीलिंग करने के लिए बनाया गया, परंतु एक छोटे रूप में अपने आचार्यों को डिजिटल एजुकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए, उनको डिजिटल एजुकेशन क्लास टीचिंग में इन्वॉल्व करने के लिए, या डिजिटल एजुकेशन के आधार पर हमारे भैया बहन भी इम्प्रूव हो सके, इसके लिए छोटा मिनी स्टूडियो ये बनाया जा सकता है। जिस भी विद्यालय में थोड़े से साधन जरा बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी पहल करनी पड़ेगी, तो उसमें बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रारंभ के 4-5 लाख रुपए भी अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया तो मिनी स्टूडियो ये तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। और उसको संचालन करने वाले जो भी वहां के हमारे आचार्य बंधु भगिनी होंगे, उसके एक प्रॉपर वे में ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ हम लोग हरिद्वार से कर देंगे। ठीक है भाई साहब। जी कोई अन्य अपना मुंशियारी जो है, कोई अंतिम विद्यालय जुड़ा हुआ इधर धारचूला, इधर माना से कोई विद्यालय है अल्मोड़ा तो? की बहन हाथ उठा रही है कुछ। जी जी बताइए। जी भाई साहब, मैं मंगल सिंह माणा हिमलान चमोली से। जब मेरा एक प्रश्न था कि कक्षा कक्ष में शिक्षक पैडागोजी को क्रियान्वयन करने के लिए उचित स्टेप्स या पैरामीटर क्या क्या होने चाहिए? नहीं, अभी तो हम लोग उसी की बात ही कर रहे थे ना। पेडागोजी कर के लिए, शिक्षण कौशल का निर्माण करने के लिए सीधे सीधी 4 बातें हैं, उनको स्पष्ट करिए। एक है विषय की अद्यतन जानकारी, अपडेट और अपग्रेड होना। पूरे विषय की अपग्रेड, हमारा लेटेस्ट क्या है उस विषय के बारे में ये जानकारी उसको होनी चाहिए, एक। दूसरा ये है, आज के समय में जितने भी प्रकार का डिजिटल सिस्टम डेवलप हो रहा है उसका प्रयोग करना वो जानता है क्या? तीसरी बात, जो हमारे पास अर्जित ज्ञान है, हमने ज्ञान का अध्ययन कर लिया, ज्ञान का संचय कर लिया, ज्ञान की समझदारी बना ली, लेकिन अगर छठी कक्षा में पढ़ाना है या 12वीं कक्षा में पढ़ाना है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी, दोनों कक्षा के बच्चों की। प्रेजेंटेशन पावर हमारी कैसी है? हम अभिव्यक्त करने के लिए क्या सक्षम उदाहरण जानते हैं? क्या अपनी बात को क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करने के लिए एक्टिविटीज करवा सकते हैं? ये जो पद्धति है कि अर्जित ज्ञान को भैया बहनों तक पहुंचाने की पद्धति, जो शिक्षण कौशल की मूल विरासत कहलाती है, वो उसको आती है क्या? ये तीसरी बात, जो नियमित, और ये मान के चलिएगा ये एक बार सीखने से काम नहीं बनेगा। 50-50 साल से हम लोग शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जब हम शिक्षा के जगत में उतरते हैं तो कुछ ना कुछ नया रोज सीखने को मिलता है। ये मानसिकता बना करके रखनी पड़ेगी आचार्य। जो तैत्रीय उपनिषद की एक शिक्षा वल्ली है ना, उसमें आता है, आचार्य की परिभाषा दी है, स्वाध्याय न प्रमाद। जो रेगुलर स्वाध्याय करने में प्रमाद यानी आलस्य नहीं करता, ऐसा आचार्य आचार्य कहलाता है। तो हम कुछ नया रोज सीखते हैं क्या? तभी हम प्रेजेंटेशन पावर बढ़ा पाएंगे, तीसरी बात है। और चौथी बात है असेसमेंट करने की सिद्धता। आचार्य कक्षा में खड़ा होता है तो उन 50 के 50 विद्यार्थियों के बारे में ओवरऑल उसको लुक ध्यान में आता है क्या?
इसमें से इतने स्मार्ट बॉयज कहलाएंगे, या ये स्लो लर्नर्स हैं, ये मीडियम लर्नर्स हैं, इनके लिए क्या देना, इनके लिए विषय कैसे रखना, इनका असेसमेंट कैसे करना। तो पूरी क्लास के सभी भैया बहनों के बारे में उसकी कल्पना की स्पष्टता चाहिए, तो फिर विषय का प्रस्तुतिकरण प्रभावी होगा, विषय का असेसमेंट प्रभावी होगा। ये चार बातें हैं नियमित सीखने की और रोज इंप्रूव करने की बातें हैं। जो ये कर लेता है वो फिर एक अच्छे, एक सिद्ध आचार्य, एक इंस्पिरेशन देने वाले, प्रेरणा का केंद्र बनने वाले आचार्य के पास है। हमेशा मान के चलिए आप किसी को भी कुछ पढ़ा नहीं सकते, ये गलतफहमी न हो हम में से किसी की भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा यू कैन नॉट टीच एनीथिंग टू एनीवन। तो हम करेंगे क्या? हम एक वातावरण निर्माण करते हैं, कक्षा के उस वातावरण से विषय को पढ़ने के लिए, विषय को जानने के लिए, विषय का अध्ययन करने के लिए अध्यापक प्रेरित करता है। लर्निंग टू लर्न जिसको कहा गया। वी कैन नॉट टीच, वी कैन क्रिएट एन एटमोस्फियर। हमारा काम है एक परिवेश निर्माण करना, एक वातावरण निर्माण करना, और जहां बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए अपने को उद्यत करना, अपने को प्रस्तुत करना, यही काम वास्तव में आचार्य का है। और मैंने जो प्रारंभ में चार बातें कही वो करते चलेंगे तो हमारा कौशल भी बढ़ता चलेगा, हमारा आत्मविश्वास व्यक्तिगत जीवन का भी बढ़ता चलेगा, और भैया बहनों को भी नया सीखने के लिए हम प्रेरित कर सकेंगे और उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता चलेगा। मुझे लगता है इस दिशा में थोड़ा सा निरंतर प्रयास करते चले तो हमारे एक आचार्यत्व की एक अच्छी स्थिति ये बनकर के खड़ी होगी। जी सर नमस्कार, मैं बागेश्वर से। सर आवाज आ रही है? हेलो, वही हाँ सर नमस्कार सर, मैं मंडलसरा बागेश्वर से गोकुल सिंह बात कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी बात करी सतत मूल्यांकन की, तो हम सतत मूल्यांकन के साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं कि सत्र के लास्ट में, अंत में, तो हम एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम के साथ साथ ग्रेड हो गया और शायद मार्क्स हो गया, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी जब उसको प्रायोरिटी देंगे तो ऐसे कोचिंग संस्कृति का विकास होगा, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए ये सब्जेक्ट वाइज वेरी करेगा। आप भाषा का अगर सतत मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसकी पद्धति अलग है। अगर मानविकी की विषय का या इतिहास भूगोल वगैरह का, समाजशास्त्र का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो जैसे पढ़ाने की पद्धति अलग होती है, ऐसे ही सतत और व्यापक मूल्यांकन की यानी 360 डिग्री असेसमेंट की पद्धति भी अलग होगी। आप साइंस सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो उसकी जैसे पढ़ाने की पद्धति लर्निंग बाय डूइंग ये जो अपेक्षा की जाती है, वैसे ही उसकी असेसमेंट की पद्धति भी अलग होगी। ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्लास एंड अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फियर। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके अनुसार एक व्यवस्था निर्माण होती है जिससे हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। एक बात कॉमन है, वो है कक्षा कक्ष के अंदर। कक्षा कक्ष में जब हम प्रश्नोत्तर करते हैं, उस प्रश्नोत्तर के माध्यम से जब हम फीडबैक लेते हैं, हम ये जो जानने का प्रयास करते हैं कि हमने जो कुछ बताया, जो कुछ समझाया, जो कुछ सिखाया, या जो हम प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे भैया बहन उसको अडॉप्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो बीच बीच में आचार्यों के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं, उस प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम ये व्यापक तो नहीं, लेकिन एक सतत, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है वो। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन की अगर बात करेंगे, व्यापक मूल्यांकन की बात करेंगे सतत के साथ साथ, तो फिर हमें ये भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियां विकसित हो रही हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको करवाए बिना व्यापक मूल्यांकन नहीं हो सकता। क्वेश्चन आंसर जैसे एक उदाहरण अगर मैं बोलूं, तो क्या भैया बहन को हम टीचिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं क्या? पढ़ने के लिए तो मोटिवेट करते हैं, परंतु वो पढ़ाने की सिद्धता में आए। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग करते थे क्या, क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड पर या ऐसे कोई एक प्रश्न बताया गया, फिर हम पूछते हैं कि इसमें प्रश्न क्या है, जानकारियां प्राप्त करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों के आधार पर
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो सतत मूल्यांकन होता जा रहा है। परंतु फिर जब कोई भैया बहन कहता है कि मैं समझ गया, जान गया, उसको हम तो साक्षी भाव में एक किनारे खड़े हो गए, बच्चों को सामने लेकर के आते हैं, अब आप पढ़ाइए इस विषय को, जरा आप डिस्क्राइब कीजिए। एक बोर्ड पर खड़े होकर के जब वो एज ए रोल ऑफ टीचर, एक शिक्षक की भूमिका में जब वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता है और जब पढ़ाने का अभ्यास करता है, और फिर वो प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी फेस रीडिंग कैसी है, उसका प्रेजेंटेशन पावर कैसा है, वो विषयों को प्रस्तुत करते समय उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये जब हम उस बच्चे का देखते हैं, ये व्यापक मूल्यांकन है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। तो ये दोनों बातों को क्लास में तो कुछ कॉमन किया जा सकता है, लेकिन शेष ये सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज थोड़ा वेरी करेगा, उसके मॉड्यूल्स तैयार करने पड़ेंगे। सर, मैं नरेंद्र चंद्र जोशी बागेश्वर, मंडल जिला बागेश्वर से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, जो उस टाइप के बच्चे होते हैं, क्या वो मिनिमम लर्निंग लेवल तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं? तो इसमें हमारा जो राज्य स्तर है विद्या भारती का, या अखिल भारतीय स्तर पर हम कहाँ तक पहुंचे हैं? विद्यालय स्तर पर तो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक विद्यालय में लगभग 5-10 बच्चे हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन मेरा जनरली क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि क्या राज्य स्तर पर हम विद्या भारती के विंग के तहत एक कोई अलग से संस्थान का निर्माण, मतलब विद्यालय का निर्माण इसके तहत कर पा रहे हैं, या उन बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को मिनिमम लर्निंग लेवल, जो कि आपका एनसीएफ में भी आता है और शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें भी एक वर्ड दिया गया है, मिनिमम लर्निंग लेवल, अर्थात बच्चे को न्यूनतम अधिगम स्तर तक पहुंचाया जाए। क्या हम डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, या इन बच्चों के लिए शिक्षा कहाँ तक हम पहुंच पा रहे हैं, या विद्या भारती इस पर क्या काम कर रही है? मेरा जनरली क्वेश्चन है। आपका जो प्रश्न है ना, ये अपने आप में पूरे एक बौद्धिक वर्ग का विषय है। मिनिमम जो लर्निंग आउटकम की बात रहती है, जो न्यूनतम अधिगम की बात रहती है, सामान्य रूप से पहले के समय में तो हमने पासिंग मार्क्स को न्यूनतम अधिगम मान लिया था, लेकिन आज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो केवल पासिंग मार्क्स के आधार पर आपने न्यूनतम अधिगम हो गया, ऐसा नहीं है। आपने एक उसमें टॉपिक आया 21st सेंचुरी ऑफ स्किलिंग, 21वीं सदी का कौशल, उसमें कम्युनिकेट स्किल कैसी है, वो विकसित हो रही है कि नहीं, जो हमारा कोलैबोरेट करने की स्किल है कैसी है, वो उसमें हो रही है कि नहीं, ऐसे हर हर उसमें एक अधिगम है सीखने का, एक अधिगम है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें मीडिया की बात भी आती है, इंफॉर्मेशन की बात भी आती है, और स्किल की बात आती है, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल की बात आती है। एक आता है लाइफ स्किल्स के बारे में, जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, लीडरशिप विजडम है कि नहीं, ऐसे 12 प्रकार की बातें हैं स्किल्स के बारे में, लर्निंग आउटकम के बारे में, न्यूनतम अधिगम के बारे में, जीवन कौशल के बारे में, वो सब मिला करके एक ढांचा तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि एकदम अभी इस प्रश्न को 2 मिनट में उत्तर देना तो पॉसिबल नहीं है, फिर किसी समय इसी के ऊपर एक पूरा क्लास की जा सकती है। इस पर विद्या भारती पहले के समय में जो काम करती थी, आपने जो पूछा कि भी अभी विद्या भारती का इसमें क्या रोल है, कभी बीच के कालखंड में हमने बहुत से कारणों से शायद, या परीक्षा को दबाव के कारण से, उन चीजों पर थोड़ा कम फोकस किया होगा। एल्बर्ट और टॉल्फिन नाम के एक बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति हुए शिक्षा जगत के अंदर, वो कहते हैं कि अगर आप सीख के भूलते हुए पुनः सीखने की पद्धति नहीं जान पाए तो आपका अधिगम न्यूनतम बन ही नहीं पाया। वो सीख के भूलते हुए पुनः सीखना, इसमें है नवीनतम जो जानकारियां, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के है, इनिशिएटिव को लेके है, प्रोडक्टिविटी को लेकर के, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो 12 कौशल की बात आई है, उनको इन्वॉल्व करते हुए जब हम एक मॉडल तैयार करते हैं तो वो मिनिमम अधिगम प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका आधार बनेगा। मुझे लगता है कि समय की अपनी एक निश्चितता है, इस पर लोगों के और भी प्रश्न हैं, परंतु आज अपने पास 10 से 11 का एक समय था। पर हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ऐसे अनेक सत्र होते रहें, जिससे एक पूरे मिनी उत्तराखंड इस समय हमें ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। तो मैं इस सत्र को समापन की ओर ले जाते हुए डॉक्टर शिव कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वर्तमान में जो भी प्रश्न सभी आचार्यों के रहे उस पे हमारा मार्गदर्शन किया।
और सभी आचार्य प्रधानाचार्य जो माना से लेकर मुंशियारी तक अपने साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।